हेलो बच्चों, पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो क्या बोले, और भी अच्छी बात है ना। क्या पढ़ लिया हमने अभी तक? कुछ वापस फ्लैश बैक में जाए तो हमने पढ़ लिया बच्चों की लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल आपको पता है जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। और क्या पढ़ा आपने? और फिर आपने नॉन आइडियल के दो पार्ट्स पढ़े हैं, तो उन दो पार्ट्स पर थोड़ा सा फोकस रखना है आज। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन, याद है कुछ? पॉजिटिव डेविएशन याद है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। तो वो आपको थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है डेविएशन, और एक नेगेटिव डेविएशन दिखाता है फ्रॉम राउल्स लॉ, है ना बच्चों। पॉजिटिव डेविएशन याद है कुछ? हल्का सा रिवाइज करा रहा हूं, हल्का सा रिवाइज। पॉजिटिव डेविएशन में ए है और ये बी है। ए के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ए, बी के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बी बी। इन दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनाया है ए प्लस बी, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव डेविएशन, ये होते हैं स्ट्रॉन्गर। और ए बी टाइप इंटरेक्शन क्या होते हैं? वीकर। पॉजिटिव डेविएशन जो होता है राउल्स लॉ का, उसमें ए बी टाइप इंटरेक्शन वीकर होती है। इसलिए यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आता है, यहाँ पे वेपर प्रेशर कौन सा आता है? इसका वेपर प्रेशर कौन सा आएगा? सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर पीए, बी का पीबी। क्या होता है? पीए इज ग्रेटर देन पी नॉट एक्स, याद है कुछ? पीबी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। दोबारा से आएगा सर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये पढ़ने से पहले बेटा जरूरी है। तो मैंने क्या बोला? नॉन आइडियल सॉल्यूशन दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यानी कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्स लॉ से, और एक वो जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन में हमने कहा था जो सॉल्वेंट के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और जो सॉल्यूट के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, और सॉल्यूशन के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो वीकर होते हैं, वीकर और वीकर होते हैं। तो सॉल्यूशन से ए और बी जल्दी वेपर में आते हैं, जल्दी, इसलिए उनका वेपर प्रेशर ज्यादा आता है, राइट। यानी और आपको पता है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब जो कंपोनेंट्स हैं वो जल्दी वेपर फेज में जाएंगे, और जल्दी वेपर फेज में जाएंगे तो उनको बॉयल करना आसान होगा। तो वेपर प्रेशर ज्यादा, इसका मतलब सॉल्यूशन में जाने, सॉल्यूशन की वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा, और सॉल्यूशन की वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, ठीक। पॉजिटिव डेविएशन में तो रखना क्या है, लर्न क्या करना है, ए बी वीकर होती है, इसलिए वेपर प्रेशर ज्यादा आता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, राइट। नेगेटिव डेविएशन में उल्टा कर दो, जो ए है इसके अंदर ए है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, बी है इसके अंदर बी भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, और सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर ए प्लस बी, यहाँ पे ए बी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, ठीक। अब ये दोनों क्या होते हैं? ये वीकर होते हैं और ये स्ट्रॉन्गर होते हैं। और नेगेटिव डेविएशन में ए बी स्ट्रॉन्गर होता है, और ए बी अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो क्या होगा? ए धीरे धीरे वेपर में जाएगा, और बी भी धीरे धीरे वेपर में जाएगा। और ए और बी अगर स्ट्रॉन्गर है तो वेपर में जाने का टेंडेंसी कम, और वेपर में जाने का टेंडेंसी कम तो वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए उससे कम, है ना बेटा। ये पीए कहां से आता है? पीएस ए का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में, पीबी क्या है? ए का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में, तो पीबी क्या हो रहा है? कम आ रहा है ना।
इसका मतलब ए बी स्ट्रॉन्गर है, तो ए बी नेगेटिव डिविजन में ए बी स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक, स्ट्रॉन्गर होने की वजह से लेस वोलेटाइल का मतलब वेपर में जाना मुश्किल होगा, और वेपर में जाना अगर मुश्किल होगा तो वेपर प्रेशर कम आएगा, कम, लेस देन का साइन है ना, कम आएगा, और वेपर प्रेशर कम आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। समझ में आएगा? तो पॉजिटिव डिविजन में ए बी वीकर, वेपर में जाना आसान, बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है, नेगेटिव डिविजन में ए बी स्ट्रॉन्गर, वेपर में जाना मुश्किल तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। नेगेटिव डिविजन में ए बी स्ट्रॉन्गर तो वेपर में प्रेशर कम, तो ज्यादा हीट करना पड़ेगा वेपर में भेजने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है बच्चों, यहां तक आपका था, ये था रिवीजन। अब आते हैं तो वेपर प्रेशर इज मोस्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, मेरे ख्याल से ये आपको याद है। ठीक है, अब आते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से पहले थोड़ा सा एक टर्म सीख लेते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक, अब मैंने बोला मेरे पास एक बीकर है, समझिए, ठीक है, इस बीकर के अंदर दो कंपोनेंट है, जैसा कि हम यूजुअली लेते हैं, ए को मान लेते हैं सॉल्वेंट और बी को मान लेते हैं सॉल्यूट। राइट, अब ए का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस है, और बी का से फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस है। राइट, अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैंने देखो ये मेरी कैंडल है, कैंडल से हीट करना शुरू किया। राइट, ए और बी दो कंपोनेंट है, दोनों का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। राइट, और ये मेरे पास सॉल्यूशन है। अब मैंने क्या किया, इसको हीट, ये मेरी कैंडल है, हीट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अच्छी है हीट। तो अब क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, भाई 80 कम होता है, 100 ज्यादा होता है, तो मालूम, तो बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो बी के वेपर्स, ये बी पहले बाहर निकल जाएगा, वेपर्स बन के बाहर निकल जाएगा। पहले कौन निकलेगा, यहाँ पे कौन निकलेगा, पहले बी। ठीक, अगर मैं सपोज इसका टेम्परेचर मेंटेन करता हूं 90 डिग्री सेल्सियस, तो क्या 90 डिग्री सेल्सियस पे ए बॉइल करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बी बॉइल करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो बी बॉइल करेगा तो सारा का सारा बी, जितना भी सॉल्यूशन के अंदर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, बॉइल करके वेपर्स की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा बी। और हम क्या करेंगे, अगर हम काफी देर तक एक्सपेरिमेंट को रखते हैं तो सारा का सारा बी बाहर निकल जाएगा, तो ए अलग बी अलग, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, हम जो दो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर है उनके डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट को यूज करते हैं। क्या बोला, जो दो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर है उनके डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट को यूज करते हैं दोनों को सेपरेट करने के लिए, बी अलग ए अलग। राइट, अब आते हैं हम टॉपिक पे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ में आया बच्चों। अब आते हैं हम टॉपिक पे जिसका नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब क्या है, आगे लिखा है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कुछ पॉइंट्स बता दो पहले मैं आपको। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब क्या, सॉल्यूशंस in which all the components boils at a single temperature। वो सॉल्यूशन जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे उसको बोलेंगे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब सोचो लगा, मैंने बोला एक ही टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, सपोज मेरे पास यहाँ पे ए है, ए सॉल्वेंट और यहाँ पे बी। ठीक,
इसका कुछ मोल फ्रैक्शन होगा एक्सेल, आपको पता है, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज। इसका कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक। अब हम इसको जब हीट करेंगे, ये हीट कर रहे हैं हम, हीट किया हमने और हमने बोला सपोज ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। क्या है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो अब क्या होगा? ए ऊपर जाएगा, बी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एक्स ए और एक्स बी क्या है? व्हाट इज एक्स ए एंड एक्स बी? एक्स ए एंड एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। और आपको पता है जब y है तो y या सॉरी वेपर में चला गया, वेपर में हम क्या लिखते हैं? y है y भी। तो y है और y भी क्या? ये भी मोल फ्रैक्शन है, ये भी मोल फ्रैक्शन है, तो किसमें है? इन वेपर फेज। ठीक है बच्चों। तो अब हमने क्या बोला, हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन बना दो कंपोनेंट से, हमने इसको बोला एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब क्या है? इनका इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है। जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज 100 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि भैया बी का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो बी को अलग टेम्परेचर पे बॉईल करना चाहिए, ए को अलग टेम्परेचर पे बॉईल करना चाहिए। पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि नाम ही है उसका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, ठीक है। एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करेगा तो हम क्या बोलेंगे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर दोनों के दोनों एक ही टेम्परेचर पे बिहेव करेंगे तो कई सारी बातें होंगी। जैसे अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, अगर मेरे पास पूरा का पूरा पानी होगा तो हम बोलेंगे भैया सिंगल फेज सिस्टम, एक ही पानी, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो एक ही होगा 100 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है। पर अगर मेरे पास दो कंपोनेंट हैं और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक ही है, उनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला ए का बॉइलिंग पॉइंट 100, बी का बॉइलिंग पॉइंट 180, पर पूरा सॉल्यूशन सपोज सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो 105 आ रहा है, 110 आ रहा है, दोनों बी 80 में बॉइल नहीं कर रहा है, ए 100 में बॉइल नहीं कर रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा ए और बी से फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का है वो 110 डिग्री सेल्सियस आ सपोज, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल द कंपोनेंट बॉइल्स एट सिंगल टेंपरेचर, उन सॉल्यूशन को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा तो जो भी मोल फ्रैक्शन एक्स और एक्स बी का होगा लिक्विड फेज में, क्या बोला मैंने, जो भी मोल फ्रैक्शन ए और बी का लिक्विड फेज में होगा वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी होगा, ठीक। क्यों? अब देखो जनरली हम क्या बोलते हैं, ए और बी है, ठीक है, समझ रहे इसको। अब ए और बी है तो हम बोलते हैं भैया मोल फ्रैक्शन अलग अलग हो सकता है, और हो सकता है एक ज्यादा वोलेटाइल हो, एक जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो, और एक धीरे वेपर में कन्वर्ट, ऐसा हो सकता है। भाई इथेनॉल और वाटर है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 80 के आसपास होता है, ठीक है, 79-80 के आसपास। तो ज्यादा वोलेटाइल कौन है, ज्यादा वेपर में कन्वर्ट कौन होगा, इथेनॉल, वाटर देर में होगा। पर अगर हम इथेनॉल और पानी को मिला दें और दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू करें तो हम उसको बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझ में आया? तो क्या क्या बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के वो सेम टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। क्या बोला? सेम टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। और जब वो सेम टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे तो जो ए यहां पे होगा उतना ही ए उसी फेज में ऊपर जाएगा, और जितना भी यहां पे होगा वो उसी फेज में ऊपर जाएगा। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब यह है कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर्स विल बी सेम। क्या बोला मैंने? कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर सेम हो।
दैट मीन्स इसका मतलब क्या, एक्स है या काय है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू वाई ए होगा, ये क्या है, और सिमिलरली काय भी इज इक्वल टू वाई भी होगा, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जब जेई वगैरह की मैथी करने जाओगे आप या क्वेश्चन करने जाओगे ग्राफ बेसिस पे आते क्वेश्चन, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा, ये आपको सीखना होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो फिर आप प्रॉब्लम हो गया। देखो ना, अगर दोनों एक ही टेम्परेचर पे, सपोज इसका मोल फ्रैक्शन, सपोज इसका मोल फ्रैक्शन यहाँ पे है, XA की वैल्यू है 0.4 और XB की वैल्यू कितनी होगी, XA प्लस XB1 होगा, तो यहाँ पे 0.6 होगी। अब YA कितना आएगा, जो XA होगा वही YA आएगा और जो XB होगा वही YB होगा, जो मोल फ्रैक्शन है, क्योंकि दोनों एक ही टेम्परेचर बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे तो कंपोजिशन वेपर्स की और लिक्विड की सेम होगी। इसका मतलब जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में होगा ए और बी का, वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होगा। समझ में आया, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा भैया कि भैया अगर दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉयल हो रहे तो क्या मैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर को कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है बेटा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अभी पढ़ा है मैंने आपको, तो क्या बोला मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, भाई एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी बाहर निकलता है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो देर में बाहर निकलता है। तो इसकी हेल्प से हम दोनों कंपोनेंट, दोनों का अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है सॉल्यूशन के अंदर तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। पर अगर दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट एक ही हो गया तो जिस स्पीड से ए यहां से ऊपर जाएगा उसी स्पीड से बी यहां से ऊपर जाएगा, यानी कि दोनों सेम ही टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे, और जब सेम ही टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, फिर तो इतनी बात समझ में आ गई तो मेरे ख्याल से टर्म समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। अब देखो बेटा क्या, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं, ठीक है। एजियोट्रोपिक ना समझ में आया, मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों, ये भी आप पॉज करके नोट करते रहना, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जो मेरे पास है, जिनको कि मैं सिंपली एजियोट्रोपिक भी बोल सकता हूं, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ठीक है। देखो ट्रिक समझना, नहीं आएगा तो ना बोलना। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। अब ट्रिक समझना है एक ही झटके में। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको एकदम समझ में आए। यहां पे कंपोनेंट है, मैंने बोला कंपोनेंट, और यहां पे इनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट ए है, इसका बॉइलिंग पॉइंट से फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस, बी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट से फॉर एग्जांपल 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मैंने बोला सॉल्यूशन मैंने बना दिया, ए और बी को ऐड किया, ए प्लस बी सॉल्यूशन बना दिया। अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोला मैंने, सॉल्यूशन, क्योंकि एजियोट्रोप है तो एक ही टेम्परेचर पे बॉइल करेगा। अब मैंने बोला अब वो जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, दोनों से ज्यादा आएगा, यानी कि एक से ज्यादा एक से कम, ऐसा नहीं होगा, दोनों से ज्यादा आएगा, से फॉर एग्जांपल 105 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, when the boiling point of solution
is higher than the boiling point of individual components, then it is said to be a maximum boiling azeotrope. Maximum boiling azeotrope. समझ में आ गया? Maximum boiling azeotrope, right? अब आते हैं मिनिमम बॉइलिंग, समझ में आ गया होगा। ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, बी का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस, और मैंने सॉल्यूशन बनाया a प्लस बी क्या है? ये बन गया मेरा सॉल्यूशन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम, सी फॉर एग्जांपल 85 डिग्री सेल्सियस। इंडिविजुअल कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजेंट, ठीक है। पहले बार यहां से समझ में आ गया, टर्म समझ में आ गया। मैक्सिमम बॉइलिंग व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ठीक है। जब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का होगा वो अकेले कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट, और जब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के यानी कि ए और बी जो सॉल्वेंट और सोल्यूट हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा तो हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजेंट, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आ गया, नोट करते रहो। अब देखो ये है ट्रिक, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या दिखाया था थोड़ी देर पहले, क्या सिखाया था? एज वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया था। वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, ठीक है, और वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या बोला? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये तो रट लो। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो वेपर में जाना मुश्किल होगा, है ना, और वेपर में देर में जाएगा तो प्रेशर कम मारेगा तो वेपर प्रेशर कम, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज्यादा होंगी तो हम बोलेंगे ढीठ सॉल्यूशन। ढीठ का मतलब समझते हैं हिंदी में? ढीठ का मतलब इंग्लिश में रिजिड सॉल्यूशन। रिजिड मतलब इट डजंट हैव अ टेंडेंसी टू मूव टू द वेपर फेज, तो वेपर में नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या? इंटरएक्शन स्ट्रॉन्गर है। इंटरएक्शन स्ट्रॉन्गर तो वेपर में जाना मुश्किल, तो वेपर प्रेशर कम, तो ज्यादा हीट करना पड़ेगा बॉईल करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। अब समझिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर कम होगा, इसका मतलब क्या होगा? ये वो सॉल्यूशन, याद रखना एजियोट्रॉपिक कभी भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते, ये हमेशा नॉन आइडियल होते हैं, नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे फ्रॉम राउंड्स, ठीक है। अभी मैंने वीडियो के शुरू में इसीलिए मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पढ़ाया, ये तो समझ में आया। मैक्सिमम मिनिमम ये तो आसान है। अब मैंने बोला कौन दिखाएंगे, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। तो अभी क्या बताया? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा यानी कि वेपर प्रेशर कम, और वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपर प्रेशर कम और वेपर प्रेशर कम। कौन सा डाउट फ्रॉम की कौन सी डेविएशन, कौन सा डाउट? नेगेटिव डेविएशन। कौन सी डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम डाउट्स। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या करेंगे? दोबारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होगा, पूरा रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट, इंडिविजुअल कंपोनेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आएगा, और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वेपर प्रेशर कम, और वेपर प्रेशर कम आता है किसमें? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, और बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, और वेपर प्रेशर कम तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउंड्स लॉ ऐसे सॉल्यूशन क्या जाएंगे, और एबी टाइप इंटरएक्शन क्या होगा? एबी टाइप इंटरएक्शन स्ट्रॉन्गर होगा। लर्न करो बेटा, ट्रिक्स है तो सारी बहुत प्यारी ट्रिक्स है इसमें। तो क्या होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा जब ए और बी को मिलाओगे। देखो बॉइलिंग पॉइंट एक ही है दोनों का 105, एजियोट्रॉप का मतलब एक ही बॉइलिंग पॉइंट में दोनों बॉइल करेंगे, पर ये इन
इन दोनों से ज्यादा है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग हो गया। इसका मतलब क्या, देर में वेपर में जा रहा है। इसका मतलब क्या, ए बी स्ट्रॉन्गर है। इसका मतलब क्या, वेपर प्रेशर कम आएगा। इसका मतलब क्या, नेगेटिव डेविएशन बोल रहा हूं। और नेगेटिव डेविएशन में हर वीडियो में, पिछले 3 वीडियो से बोल रहा हूं, नेगेटिव में ए बी स्ट्रॉन्गर होते हैं, ए बी स्ट्रॉन्गर होते हैं, ए बी स्ट्रॉन्गर होते हैं। समझ में? अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी सर, एग्जाम्पल कैसे आ रखे, बच्चे वैसे बोलते हैं सर एग्जाम्पल कैसे आ रखे इसके, मैंने बच्चे बोलते सर मुझे एग्जाम्पल कैसे आ रखे, मैंने बोला किसके, सर मैक्सिमम वॉल्यूम। कौन सा डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन। जितने नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है सारी चीज दो, सारी टिक दो। अब नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल मैंने बोला जितनी एसिड है, HCl पानी, उनको पानी में डाल दो, HCl वाटर, HNO3 वाटर। तो एग्जाम्पल क्या हुआ है ना बच्चों, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ये मैंने लिखा है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिखे हैं आप लोगों ने कॉपी में। कौन से एग्जाम्पल है ये सॉल्यूशन, उन सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है जो राउल्ट्स लॉ की नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, एबी टाइप इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है। तो जितने वहां पे एग्जाम्पल है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे HCl वाटर पहला एग्जाम्पल, दूसरा HNO3 वाटर, जितने हैं सारे, ठीक है। अब आ जाओ मिनिमम बॉइलिंग, समझ में आ रहा जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या है, क्या है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो तो एक ही होगा, है ना बच्चों, वो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट, इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम आएगा। अब दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, यार बॉइलिंग पॉइंट कम, उसका मतलब जल्दी वेपर में जा रहा है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम। और आपने पहले क्या पढ़ा है राउल्ट्स लॉ में, जिस सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम का मतलब कम, मिनिमम मतलब कम, क्या कम, बॉइलिंग पॉइंट कम, किसका कम, सॉल्यूशन का कम, किससे कम, इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम, तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसका मतलब क्या, वेपर में जाना आसान है, और वेपर में जाना आसान मतलब क्या, वेपर प्रेशर ज्यादा, और वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब पॉजिटिव डेविएशन, और पॉजिटिव डेविएशन मतलब एबी टाइप इंटरेक्शन। तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। और दूसरी बात क्या, एबी टाइप इंटरेक्शन जो सॉल्यूशन में होती है, इंटरेक्शन क्या होगी, एबी टाइप इंटरेक्शन बीकर होगी। आप बताओ क्या लिखा है, 12th क्लास है, इतना सफिशिएंट है। और इसका एग्जाम्पल जो मैंने वहां पे लिखा है पॉजिटिव डिविजन में, तो इसका एग्जाम्पल होते हैं वाटर इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन, साइक्लोहेक्सेन, जो जो पॉजिटिव डिविजन में एग्जाम्पल लिखा है वो सारे के सारे आप यहाँ पे टिक दो। बेस्ट एग्जाम्पल वाटर इथेनॉल, पता याद समझ में आया, याद समझ में आया। तो एक बार फिर देख लेते हैं हल्का सा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या, इसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या, जब दोनों कंपोनेंट सॉल्यूशन के एक ही टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे, क्या बोला, जब दोनों कंपोनेंट सॉल्यूशन के एक ही टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे, जब दोनों कंपोनेंट सॉल्यूशन के एक ही टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे उसको बोलेंगे मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो इसमें क्या होता है, जब दोनों ए और बी सेम टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, जितना उनका कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं, जितना उनका कंपोजिशन लिक्विड फेज में होगा उतना ही कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होगा। मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, जो XA है मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज वो YA के बराबर होगा, और XB जो है वो YB के बराबर होगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इन लिक्विड फेज इसका कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन के अंदर वही वेपर फेज के बराबर होगा, ठीक है। दोनों क्योंकि एक ही टेम्परेचर से वेपर में जा रहे हैं तो उनको सेपरेट करना बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या बोला, उनको सेपरेट करना बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो पॉसिबल नहीं है। एग्रीड। तो हमने बोला दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के क्या, हमने बोला मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या क्या बोला, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है बच्चों। अब मैक्सिमम बॉइलिंग में क्या है और मिनिमम बॉइलिंग में क्या है, हमने बोला रटना है मेरे साथ साथ। मैक्सिमम बॉइलिंग में
मैक्सिमम बॉइलिंग में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है इंडिविजुअल मैक्सिमम बोर्ड से ही याद हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है इसका मतलब सॉल्यूशन देर में ऊपर जाएगा, है ना बेटा। वेपर में जाना मुश्किल होगा ना, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो वेपर में जाने का टेंडेंसी कम, हीट सॉल्यूशन रिजिड सॉल्यूशन है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, और वेपर प्रेशर कम तो वेपर प्रेशर कम किस में आता है? राउल्ट्स लॉ में। बोलो वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ में नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एसिडोटॉप कौन बनाएंगे? जो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। और नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम तभी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग वेपर प्रेशर कम मतलब वेपर में जाने की टेंडेंसी कम, और वेपर में जाने की टेंडेंसी कम मतलब ए बी स्ट्रॉन्गर होता है, ए बी स्ट्रॉन्गर होता है, ए बी स्ट्रॉन्गर होता है। मिनिमम याद हो गया होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। कम होगा मतलब जल्दी ऊपर जाएगा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ मतलब ए बी टाइप वीकर। ठीक है, एग्जांपल आप लर्न कर लेंगे। जितनी एसिड है ट्रिक है, देखो पॉजिटिव डेविएशन में सॉरी मैक्सिमम बॉइलिंग में एसिड वाटर HCl3 वाटर HCl वाटर, ठीक है। और नेगेटिव डेविएशन में कितना सारा देखो हमने बोला जो नेगेटिव सॉरी मैक्सिमम बॉइलिंग एसिड ड्रॉप में मिनिमम बॉइलिंग एसिड ड्रॉप में जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एसिड ड्रॉप, इथेनॉल वाटर इथेनॉल वाटर इथेनॉल वाटर समझ में आना चाहिए। तो ये होगी कहानी खत्म, आगे चलिए। तो मेरे ख्याल से ये आ गया होगा, यहाँ तक एसिड ड्रॉप खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपैरेटिव प्रॉब्लम, इसलिए ध्यान देंगे। जेईई में बड़े अच्छे ग्राफिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने बोला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मेरे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलो 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 बोलो। देखो बेटा क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने बोला, ठीक है, पहले बनाते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब सॉरी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम BOILING बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। 2 ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ना बोलिएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ये है ना इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में आप सब लिखते हैं। कई बच्चे कंप्लेन कर चुके हैं सर राइटिंग थोड़ा सुधारिए, क्या करें यार वो तो इतने साल से, ठीक है। अब क्या देखो, पहले मैं टेम्परेचर और वेपर प्रेशर और टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट करता हूं। चलिए यहाँ पे 2 कंपोनेंट लेते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मैक्सिमम बॉइलिंग है H2O है, ठीक है, प्लस इसमें डाला H2O मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में, चलो HCl3 का लेते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? इनको मिलाओगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन किसका? HCl3 और वाटर, राइट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन। HCl3 का बॉइलिंग पॉइंट ये होता है 356 केल्विन, 356 केल्विन, ठीक है, इतना होता है। अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना आता है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आता है 398 केल्विन के आसपास। इसका मतलब क्या? इसका 373 है, इसका 356 है, और सॉल्यूशन का HCl3 प्लस वाटर के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना? मैक्सिमम बॉइलिंग है ना। तो टेम्परेचर यहां पे मैं करता हूं मोल फ्रैक्शन। अब सपोज यहां पे मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ये 0 है। चलो पहले हम लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl3 ये है 0, चलो 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मान लेते हैं 0, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं इसको क्या बोलूंगा? प्योर सोल्यूट,
भाई HNO3 वाटर में सोल्यूट कौन होगा? HNO3 सोल्यूट होगा, वाटर सॉल्वेंट होगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का मैक्सिमम है, सॉरी सोल्यूट का मैक्सिमम है, सॉल्वेंट का 0 है, तो यहाँ पे प्योर सोल्यूट। अब क्या होगा जब इसमें पानी डालेंगे? पहले हमने 1 चम्मच डाला पानी, फिर 2 चम्मच डाले, फिर 3 चम्मच डाले, फिर 1 गिलास डाला, फिर 2 गिलास। इसका मतलब क्या हो रहा है? सोल्यूशन बन रहा है, पर सोल्यूशन में HNO3 का मोल फ्रैक्शन कम होता है। और यहाँ पे आते आते हमने बोला सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो गया, यानी कि पानी बहुत सारा डाल दिया, 1 बाल्टी भर के पानी डाल दिया। तो इसका मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 बिकम्स नेगलिजिबल, 0। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी मैक्सिमम इज 2। कितना होगा? इधर से इधर जा रहे हैं, पानी बढ़ रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर केल्विन में मान लेते चलो, ठीक है। HNO3 का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिएगा हमें 53 डिग्री सेल्सियस, हमने बोला 356 केल्विन। यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा? 356 केल्विन। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे पानी है ना, देखो यहाँ पे 100% प्योर पानी है, 100% प्योर पानी है। हमने बोला ये है 373। एग्री? अब क्या होगा? ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये ज्यादा है ना, किसके? दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, हाँ या ना, है ना? तो हमने बोला अब एक चीज जानना बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैं ब्रेक मारता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, और ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं कौन सा बच्चा मुझे आंसर करता है। मैंने बोला एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो बनता है वो हमेशा एक डेफिनेट कंपोजिशन पे बनता है। क्या बोला मैंने? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमेशा एक, ध्यान से सुनना सब लोग, एक कांस्टेंट कंपोजिशन पे बनता है। कांस्टेंट कंपोजिशन पे मतलब जैसे वाटर इथेनॉल, आपको पता है कि वाटर इथेनॉल इज एन एग्जांपल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजेंट, ठीक है, ये मैक्सिमम बॉइलिंग पढ़ा रहा हूं, अभी बताया था मैंने। तो उसमें 95.5% वाटर होगा और सिर्फ 5% के 4.5% के आसपास इथेनॉल होगा। नहीं आया समझ में? जैसे कौन सा है HNO3 वाटर, हमें पता है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट है। HNO3 कितना होना चाहिए? मैंने बोला 68%, और वाटर कितना होना चाहिए? 32%। यहां पे क्या बनेगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बनेगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अगर सपोज मैंने HNO3 को बोला नहीं जी तू 60% है, और वाटर को मैंने बोला तू 40% है, यहां पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या बनेगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा? नहीं बनेगा। अगर आप उसको 69 नहीं कर देंगे तो भी नहीं बनेगा। तो मेरा सवाल आप लोगों से, तो पहली बात क्या सीखा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक डेफिनेट कंपोजिशन पे ही बनता है, ठीक है, ये हर कंपोजिशन पे नहीं बनता, नहीं बनता। यानी कि अगर मेरे पास HNO3 के 68 पार्ट से बाय वॉल्यूम, वाटर के 32 पार्ट से बाय वॉल्यूम, तो ही ये दोनों, ये पूरा सॉल्यूशन 398 केल्विन पे बॉइल करेगा। अगर आप इनमें से सपोज इसको 60% या 40%, पानी को 40% कर देते हैं, और आप ये सोचते हैं कि तभी भी इसका बॉइलिंग पॉइंट, तभी भी ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा, तो ऐसा नहीं। अब मेरा सवाल है क्यों? कैमरे के सामने आके बोल रहा हूं क्यों? वाई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड ओनली एट अ डेफिनेट कंपोजिशन, नॉट एट एनी कंपोजिशन। ध्यान से सुना, इसलिए आराम से बोला। क्या? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक डेफिनेट कंपोजिशन पे बनता है, किसी भी ऑर्डिनरी कंपोजिशन पे नहीं बनता। सवाल है क्यों? वाई। ठीक है, कल आप मेरे से पूछेंगे, अगर आप ढूंढेंगे, अगर आपको नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे बात, चलो अभी ये मान लेते हैं, ठीक है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या होना चाहिए? HNO3 कितना होना चाहिए? HNO3 68% और वाटर कितना होना चाहिए? 32%। याद आ गया? अब ग्राफ में शो करते हैं, ठीक है, इसको यहां पर डाल दें, ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखना, नहीं आएगा तो ना, ठीक है। अब क्या होगा? सपोज यहां पे क्या है? HNO3 का मोल फ्रैक्शन जो है, HNO3 यहां पे 68% है, यहां पे आएंगे तो 100% हो गई ना, 1। भाई इधर से इधर आ रहे हैं, HNO3 बढ़ रही है, यहां पे HNO3 0% है, यहां पे 5% होगी या 10% होगी, यहां
20 या 30 या 40 या 50 या 60 या 68% है, सपोज मैंने मान लिया, ठीक है। अब 68% है तो पानी कितना होगा, सिर्फ 32%, ये पॉइंट मान लिया। तो इस समय पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है ना, कितना 300 केल्विन। तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, नहीं आया, ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। ये टेम्परेचर कौन सा हुआ, ये टेम्परेचर हुआ 398, ये टेम्परेचर कौन सा हुआ, यहां पे मिलाएंगे टेम्परेचर, यहां पे ये टेम्परेचर कौन सा हुआ 398 केल्विन, और यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ HM3 क्या हुआ, यहां पे HM3 कितना हुआ, HM3 कितना हुआ 68%, और यहां पे पानी कितना हुआ 32%। समझ में आया ना मैक्सिमम। और जैसे ही आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है, प्योर पानी, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना 373, ठीक है। इससे जहां पे ग्राफ जा रहा है, ध्यान से देखेंगे, जहां पे ग्राफ जा रहा है उससे नीचे वाला पोर्शन ये होगा लिक्विड फेज, क्या होगा लिक्विड। इससे नीचे वाला टेम्परेचर, टेम्परेचर है ना एक्सिस पे कौन है टेम्परेचर, भाई ये कौन, ये कितना टेम्परेचर है 356 केल्विन, ये कितना है 373 केल्विन। इससे नीचे तो लिक्विड ही होगा ना, वेपर तो हो नहीं सकता। हाँ, इससे ऊपर क्या होगा, इससे ऊपर क्या होगा, इससे ऊपर क्या होगा, इससे ऊपर ये सारा का सारा क्या होगा, ये होगा वेपर, क्या होगा वेपर फेज। नहीं आया समझ में, 356 HM3 का बॉइलिंग पॉइंट, 373 पानी का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। जब कंपोजिशन 68% HM3 हो जाएगी इस पॉइंट पे, यहां पे क्या है मोल फ्रैक्शन को 0.68 मान लो, पानी के मोल फ्रैक्शन को 0.32 मान लो, ऐसे कर जाएंगे तो HM3 का मोल फ्रैक्शन का बोला ना, यहां पे आके सपोज मान लिया 68% HM3 यानी कि 0.68% मोल फ्रैक्शन HM3 का मान लेते था, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा, कितना, समझ में आया। और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, ठीक। तो इससे नीचे नीचे लिक्विड, इससे नीचे नीचे लिक्विड, इससे ऊपर ऊपर, और यहां पे क्या होंगे, इनमें लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा, इसमें दोनों फेज प्रेजेंट होंगे इस एरिया के अंदर, लिक्विड फेज भी प्रेजेंट होगा और वेपर फेज भी प्रेजेंट होगा, पता समझ में आया। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम, क्या बोला, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट, मैक्सिमम स्पेलिंग भी गलत होगी, ठीक है बच्चों। अब इसी को थोड़ा सा और नीचे ले गया, ठीक है, यहां पे कोई कहानी, ठीक है, यहां पे मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन, चलो इतना ही करते हैं। पहला दिमाग समझ में आई, इसको रहने देते हैं प्रेशर के पास, पहला दिमाग समझ में आई, तो एजेंट ऑफ मिक्सचर समझ में आया, सबको आया। तो ये था मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट, तो क्या सीखा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और वो क्या है, वो HNO3 और पानी दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा। और दूसरी बात क्या है, एजेंट्रोपिक मिक्सचर हमेशा डेफिनेट कंपोजिशन पे ही बनता है। अब आते हैं सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड वाला पार्ट आते हैं, इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजेंट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। अभी रिवाइज कर ले, एक बॉइलिंग पॉइंट, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल किसका है, मिनिमम बॉइलिंग में वाटर है, ये कंपोनेंट है वाटर इज टू इथेनॉल, इथेनॉल को क्या लिखते हैं C2H5OH, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का कितना 78.37 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ये होता है 78.15 डिग्री सेल्सियस, देखो ज्यादा कम नहीं है पर कम है,
तो हम क्या बोलेंगे, वाटर और इथेनॉल को जब हम मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम आता है, किससे, वाटर। आ जाएगा वाटर की परसेंटेज वाटर का परसेंटेज कितना होता है, वाटर का परसेंटेज होता है 94.5% अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और C2H5 क्या हुआ, C2H5 क्या हुआ 4.5% या 5.5% अप्रोक्सीमेट मान, ठीक है। यानी कि अगर मिनिमम बॉइलिंग आइसोटॉप बनेगा किसके बीच में, वाटर और इथेनॉल के बीच में, क्या है, वाटर और इथेनॉल को मिलाओगे और इस कंपोजिशन में मिलाओगे, यानी कि 94.5 पार्ट्स किसके होने चाहिए, वाटर के, और 5.5 पार्ट्स किसके होने चाहिए, इथेनॉल के। तो क्या बनेगा, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग आइसोटॉप। अब देखो ग्राफ, ठीक है। अब दोबारा से ग्राफ पढ़ते हैं। यहां पे मोल फ्रैक्शन C2H5OH का है, इसको मान लेते हैं मान। यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी 0, इधर जाओगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी का हो जाएगा 1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH का हो जाएगा 0। इधर से इधर आ रहा है ये बढ़ रहा है, इधर से इधर आ रहा है ये बढ़ रहा है, ये है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहां पे प्योर C2H5OH है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, यहां पे मान लेते हैं, यहां पे ये टेम्परेचर है, यहां पे टेम्परेचर कितना होगा, यहां पे टेम्परेचर होगा 78.37, ठीक है। यहां पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट, यहां पे टेम्परेचर क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस, सबको पता है भाई। यहां पे टेम्परेचर क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस, होगा या नहीं होगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या होगा, जब इथेनॉल बताओ डिप आएगा ना डाउन में, पिछली बार हाइट भी क्या था, इस बार क्या कम आएगा, इथेनॉल कितना होना चाहिए, इथेनॉल होना चाहिए 5.5, क्या देखना, यहां पे पानी कितना है, पानी ये देखो 1 मतलब 94.5%, ठीक है। और ये टेम्परेचर कितना होगा, जब इससे मारे, यहां पे टेम्परेचर कितना होगा, इससे बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है। कितना होगा 78.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब इसके ऊपर अगर इसके नीचे क्या होगा, लिक्विड फेज, भाई इस टेम्परेचर से नीचे तो लिक्विड ही होंगे ना, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट है, ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, ये मिनिमम है, इससे कम तो बॉइलिंग पॉइंट हो नहीं सकता। 78.15 इज द मिनिमम बॉइलिंग, इससे कम है तो इससे नीचे क्या होगा, पानी और इथेनॉल दोनों लिक्विड फेज में रहेंगे। और इससे ऊपर क्या होगा, इससे ऊपर क्या होगा, ये दोनों किस फेज में रहेंगे, ये दोनों वेपर फेज में रहेंगे। तो ये का लिक्विड फेज, ये का वेपर फेज, और यहाँ पे लिक्विड वेपर दोनों, इस एरिया के अंदर लिक्विड और वेपर दोनों रहेंगे। समझ में आया, समझ में आया। और यहाँ पे कंपोजिशन क्या होगी, यहाँ पे कंपोजिशन क्या होगी, इस पे 94.5% वाटर और 5.5% इथेनॉल। ऐसा समझ में आया, मेरे ख्याल से दोनों चीज समझ में आ गई। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द आइसोट्रोपिक मिक्सचर। इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चे। ये आपका हो गया आइसोट्रोपिक मिक्सचर कंप्लीटेड। नाउ हमने अभी एक आइसोट्रोपिक मिक्सचर खत्म कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट्स कॉल्ड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम सॉल्यूशंस की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। बच्चों आज एक मैसेज देना है आपको, क्या है, आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ये किसके लिए बना रहा हूं मैं वीडियोस, ये उसके लिए बना रहा हूं, उन बच्चों के लिए जिनको केमिस्ट्री सीखनी है, अच्छी केमिस्ट्री, क्वालिटी केमिस्ट्री सीखनी है। अगर आपको वीडियोस समझ में आते हैं और अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करे ना करे सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बीच में, उसके साइड में बेल आती है वो प्लीज प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ और बहुत सारे नॉलेज वाले वीडियोस बनाने वाला हूँ। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आगे जाके आपको मिलेंगे, क्योंकि जब आप सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं और बेल बजा देते हैं तो क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलनी शुरू होगी जैसे नया वीडियो आएगा, क्योंकि आप डेली बेसिस पे वीडियो आएंगे। जैसे ही वीडियो आएगा वो आपका नोटिफिकेशन, जैसे आप अगर आपने नोटिफिकेशन बेल दबाई होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वो वीडियो देखेंगे। ये जो वीडियोस बन रहे हैं ये बेसिकली, इसमें जो थ्योरी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ,
ये कंप्लीट है, मैं कंप्लीट करके दूंगा। ये 12th क्लास के लिए पूरी है, नीट के लिए सफिशिएंट है पूरा सब कुछ, ये जेई के लिए भी सफिशिएंट है। हाँ, एडवांस के लिए कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं और डिटेल में करने पड़ते हैं, मेंस तक के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो पूरे सिर्फ 12th कवर नहीं होगा इसमें, आपका जेई मेंस और आपका नीट और एम्स सब कवर हो जाएगा। मतलब टॉपिक इस तरह से पढ़ाए जाएंगे आपको कि उसमें सारी थ्योरी कवर हो जाए, ठीक है। तो प्लीज पढ़िएगा जरूर, ठीक है। हेल्दी रहिए, पढ़िए खूब सारा, आगे बहुत कुछ करना है। थैंक यू सो मच।